बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश से प्रारंभ कर रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का जो उदय है वो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में हुआ। ठीक है, गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से मोहम्मद गोरी के गुलामों का शासन भारत में हुआ और दिल्ली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किसके संरक्षण में? मोहम्मद गोरी के संरक्षण में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र का हुआ, उसके पुत्र की संरक्षण में दिल्ली में शासन करना शुरू कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इस व्यक्ति ने, इससे पहले आपने देखा कि इससे पहले दो व्यक्ति आए, एक मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी से पहले महमूद गजनवी। दोनों ने स्वयं को सुल्तान कहा। इसने स्वयं को सुल्तान न कहकर इसने अपने आप को एक उपाधि दी, सिपे सलार। सिपे सलार का मतलब होता है सेनापति। और इसने मोहम्मद गोरी का या उसके उत्तरवर्ती सुल्तानों का स्वयं को सिपे सलार कहा। पहली बात इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात, राजधानी में दिल्ली का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, लेकिन राजधानी दिल्ली नहीं है, राजधानी है लाहौर। ये आपको समझ करना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली पर आधिपत्य हो गया इनका, लेकिन राजधानी इन्होंने अपनी लाहौर को बनाई। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। ये व्यक्ति जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने लाखों का दान दिया। इस कारण से इसे लाख बख्श कहा गया। ठीक है, एक सेपरेट हवाले से पूछ लेता है कि दिल्ली के किस शासक को या गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जा? इसने ही कुतुब मीनार का, इसके नाम से लग रहा होगा आपको, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। ठीक है, और इसने अपने ही एक गुलाम को, गुलाम का नाम है इल्तुतमिश, इसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। इसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि ये इतिहास में प्रभावी रहेगा। ठीक है, समझ में आया? होगा ये कि 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। 1210 में एक खेल होता था, खेल का नाम था चोगान। ये आधुनिक पोलो है। उस समय ये खेल कुछ और तरीके से खेला जाता था। ये खेल एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारे लोग अफगानिस्तान से आए थे तो अफगानिस्तान में खेला जाता था। अफगानिस्तान में होता था कि दो टीमें हो जाती थी, जिसमें 6 से 8 व्यक्ति हर टीम में होते थे। और एक जिंदा बकरे को या तो मार दिया जाता था या वो खेल के दौरान मर जाता था। उस बकरे को एक टीम घोड़े पे रहते रहते उठाएगी और दूसरे पक्ष के पाले में डाल देगी, और जो टीम अंत में जीतेगी वो बकरा उसको विजय के तौर पे मिलेगा। फिर वो उस बकरे का जो उन्हें करना है, मरे हुए का जो समाधान करेगी। आपको पता है स्वाभाविक समाधान क्या होगा, वो पेट में जाएगा सबके। तो 1206-10 में ये ऐसा ही खेल खेलते हुए, चौगान खेलते हुए ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात 1210 में ही इसका पुत्र, नाम है आराम शाह, क्योंकि इसका पिता था तो ये गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा तो इल्तुतमिश ने इसे चुनौती पेश करी और कहा कि भाई आप गद्दी पर कैसे बैठ सकते हो? ये तो गुलाम वंश है। पहले गुलाम बैठा था, अब गुलाम का गुलाम मैं हूं, तो अब मैं गद्दी बैठूंगा। ठीक है, और इस चुनौती के दौरान इल्तुतमिश और
आराम से आके बीच में युद्ध हुआ खेड़ा का युद्ध 1211। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ और 1211 में गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। यहां से कुतुबुद्दीन का मामला समाप्त हो गया। जहां किसी को डाउट होगा वहीं पूछिए बच्चों। 1211 से, ठीक है। अब ये गद्दी पर बैठा तो 1211 में ये गद्दी बैठा। इससे पहले जब गौरी ने अपने शासन को अपने गुलामों के बीच में विभक्त किया तो गौरी का एक गुलाम जो इंतजार कर रहा था कुतुबुद्दीन के मरने का, वो 1215 ईस्वी में तराइन के 2 युद्ध हुए तो तृतीय युद्ध में चुनौती पेश करता है, ठीक है। युद्ध किसके बीच में होता है? ये है किसका गुलाम है ये व्यक्ति? गौरी का की गौरी का अफगानी गुलाम। और बनाम सामने कौन आ गया? इल्तुतमिश। और इस युद्ध में विजय होती है इल्तुतमिश, ठीक है। युद्ध का हो गया तराइन का तीसरा युद्ध 1215, ठीक है। इस बीच क्या क्या किया इसने ये किया कि इसने सोचा कि भाई गुलाम जो है सत्ता को प्रभावित कर दे, कोई एक गुलाम। तो इल्तुतमिश ने अपने विश्वास के 40 गुलाम चुने और इन 40 गुलामों को चुन के तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। तुर्कान ए चहलगानी क्या था? 40 सरदारों का समूह। कारण आपको समझ में आ गया क्यों किया? इसलिए किया कि उसे लगा कि कोई एक रहेगा तो फिर वो मेरा सफाया कर देगा। तो इसने 40 विश्वासपात्र सुल्तान चुने और उन्हें उनका एक ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप राजा को सत्ता चलाने में, सुल्तान को सत्ता चलाने में। दूसरा, इससे पहला जो व्यक्ति है उसने स्वयं को सुल्तान नहीं कहा था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफाओं से, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी। क्या किया इसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक तौर पे इस बात की स्वीकृति ले ली कि मैं सुल्तान हूं, ठीक है। इससे पहला व्यक्ति स्वयं को सिपह सलार कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं सेनापति हूं गौरी का या उसके उत्तरवर्ती शासकों का, उसी के वंश की। इसने स्वयं को कहा कि मैं सुल्तान हूं, ये बात इसने बगदाद के खलीफाओं से स्वीकार करा ली इस टाइम वाली। साथ ये कहा कि मेरे जो उत्तरवर्ती शासक आएंगे वो सब स्वतः ही सुल्तान कहेंगे, ठीक है। प्लस क्या किया? सेना का युद्ध एवं लूट में निश्चित भाग अथवा वेतन निश्चित कर दिया। इसने क्या कर दिया? इसने कहा कि भाई सेना का, अगर सेना युद्ध लड़ेगी या लूट करेगी तो उस लूट में सेना का निश्चित भाग रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इसी के टाइम पीरियड में 1229 में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। चंगेज खान कौन है? ये मंगोल आक्रमणकारी। कौन है? मंगोल आक्रमणकारी। इसका क्या आप नाम सुनेंगे चंगेज खान का, ठीक है।
उन दिनों हुई क्या थी कि एक मंगोल व्यक्ति ने चंगेज खां के भाई की हत्या कर ली थी और भाई की हत्या करके भारत में शरण के लिए इल्तुतमिश के पास सूचना भेजता है कि मुझे भारत में शरण दे ले, मुझे किसी भी तरह चंगेज खां से बचा ले। और साथ के साथ ही चंगेज खां भी भारत में सूचना भेजता है इल्तुतमिश के पास कि तू हमारे मसले में मत घुस, ये मेरा विवाद है, मैं इससे अपना निपटूंगा, अगर तू ऐसे घुसेगा तो मैं दिल्ली पर आक्रमण कर दूंगा और तेरी सत्ता को तहस नहस कर दूंगा। तो इल्तुतमिश ने यहाँ बहुत विवेक से और दिमाग से काम लिया और ये उस विवाद से अपने आप को अलग रख दिया। और चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया लेकिन दिल्ली पर नहीं, सिंध प्रांत में आक्रमण किया और उस व्यक्ति की हत्या करके वापस लौट गया। और इस तरह से दिल्ली पर होने वाले पहले मंगोल आक्रमण को अपने बुद्धि और विवेक से इल्तुतमिश ने बचाया। ठीक है, 1229 में ही इसने लाहौर से अपनी राजधानी कहां ले आया, जहां आज है। 1229 में इसने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इससे पहला व्यक्ति कुतुबुद्दीन था और कुतुबुद्दीन की मृत्यु जो है वो होती है लाहौर में और लाहौर में इसका मकबरा है। इसकी मृत्यु होती है दिल्ली में। दिल्ली में जो कुतुब मीनार का प्रांगण है उसी में इसकी कब्र है। आपसे पूछ सकता है किस व्यक्ति की कब्र कहाँ है, तो इसकी कब्र यहाँ, उसकी लाहौर में। कोई डाउट नहीं बात था? ठीक है, प्लस इसी ने निर्माण पूरा कराया किसका, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण कराया इसने 1229-30 के आसपास इसने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसका चैप्टर क्लोज होगा बच्चों 1236 में। इसके रहते रहते इसने कलिंगर का युद्ध लड़ा अपने जीवन में और उस कलिंगर के युद्ध में ये और इसके 4 लड़के थे, सारे उस कलिंगर युद्ध में सम्मिलित हुए, इल्तुतमिश के लड़के और इल्तुतमिश स्वयं। और उस कलिंगर के युद्ध में इसने पाया कि जो उसके लड़के हैं वो बेकार है, निठल्ले हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं है। जब ये कलिंगर के युद्ध को हारने वाला था तब इसके 4 लड़के पूरी तरह विफल हुए और इसकी लड़की रजिया सुल्तान ने इसका बढ़िया सहयोग किया और उसे युद्ध जिताया। तब इसने ये अनुमान लगा लिया कि मेरे लड़के तो बेकार है लेकिन मेरी लड़की में वो योग्यता है कि जो मेरे बाद गद्दी की उत्तराधिकारी हो। तो इसने अपने जीते जी इस बात का समर्थन कर दिया कि मेरे बाद रजिया सुल्तान ही गद्दी की वारिस बनेगी। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही 1236 में इसकी मृत्यु होती है, गद्दी पर इसका बड़ा बेटा बैठा, नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज बैठा गद्दी पर। ठीक है, और इसका विरोध कर दिया इसने रजिया सुल्तान। अभी तक सुल्तान नहीं बनी तो रजिया ने अपने भाई का विरोध किया और स्वयं गद्दी पर दावेदारी पेश कर। इल्तुतमिश के शासन काल में यह व्यवस्था थी कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो राजा के सम्मुख लाल कपड़े पहन के पहुंचेगा। सुल्तान के सम्मुख, राजा कहना तो गलत होगा, सुल्तान के सम्मुख लाल कपड़े पहन के पहुंचेगा। तो जब दिल्ली की गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज आसीन हो गया तो रजिया दिल्ली की जनता के सामने लाल चोगा पहनकर पहुंचे और लोगों से कहा कि आपका समर्थन ही मुझे दिल्ली गद्दी दिला सकता है और मैं आपसे न्याय मांगने आई हूं। तो लोगों ने रजिया का समर्थन कर दिया और 1236 में ही दिल्ली की गद्दी पर बैठी रजिया और कहलाई रजिया सुल्तान। क्योंकि सुल्तान इससे पहले इल्तुतमिश इस बात को सुनिश्चित कर सका था कि मेरे बाद जितने लोग गद्दी बैठेंगे सब सुल्तान के हैं। ठीक है, और इसने अपने शासन को पुरुषों की भांति चलाया। इसका जो व्यवहार था वो पुरुषों की भांति। ठीक है, तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन रहा। 1240 के आसपास इसने क्या किया, इसके शासन काल में एक व्यक्ति था जो इसके पिता का शाही घोड़ा संभालता था, बाद में वो रजिया सुल्तान का शाही घोड़ा संभालता है। ठीक है, वो एक हबशी व्यक्ति है, ये उससे प्रेम कर बैठती है
और उस व्यक्ति को आमीर ए नागपुर नियुक्त करते हैं। इसका मतलब होता है घोड़ों का सरदार। ये पद जो था 40 सरदारों में से एक पद था, और ये व्यक्ति जो उन 40 सरदारों में से एक सरदार के पद पर बैठ गया, इस बात का विरोध करा 40 सरदारों ने कि भाई ऐसे किसी को भी सरदार बना देंगे तो हम इस बात का विरोध करेंगे। ठीक है, और इस बात के विरोध, इस तरफ से विरोध हुआ। दूसरी तरफ रजिया के शासनकाल में ही पंजाब, बठिंडा, यहाँ का सूबेदार था अल-तुनिया। ये रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। जब इसे पता चला कि रजिया सुल्तान ने उस व्यक्ति को घोड़ों का सरदार बना दिया, प्लस उससे शादी भी कर ली, तो इसने विरोध कर दिया इस बात का कि मैं सत्ता का विरोध कर रहा और मैं सुल्तान नहीं बनता। ठीक है, इसके विरोध को दबाने के लिए रजिया अपने पति के साथ पहुंची अल-तुनिया के समूह, और युद्ध हुआ पानीपत के मैदान। ठीक है, और इस युद्ध में अल-तुनिया रजिया सुल्तान के पति की हत्या कर देते हैं और रजिया को बना लेता है बंदी। ठीक है, इधर रजिया जो है अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या कर दे, लेकिन रजिया का एक दूसरा भाई था जिसका नाम है बहराम शाह। ठीक है, जब बहराम शाह को पता चलता है कि अल-तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो 40 सरदारों को अपने समर्थन में उठा ले कि अब राजा, अब तो सुल्तान मैं बनूंगा, अब मेरे समर्थन में आ जाओ। रजिया तो गई, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि अल-तुनिया रजिया की हत्या कर देगा। अब अल-तुनिया रजिया के सम्मुख एक शर्त रखता है, और वो शर्त ये होती है कि या तो दिल्ली की गद्दी दे दे मुझे, या तू कर ले मेरे से शादी, मेरे से विवाह कर ले, हम दोनों दिल्ली की सल्तनत को चलाएंगे। क्योंकि रजिया गद्दी का मोह नहीं त्याग पाई थी, वो अल-तुनिया की शर्त को स्वीकार कर लेती है और वो ये कह देती है कि मैं ठीक है। और अल-तुनिया से, क्योंकि रजिया का पहला पति मर चुका है, तो रजिया जो है अल-तुनिया से विवाह कर लेती है। ठीक है, और दोनों चलते हैं दिल्ली की तरफ। जब ये सूचना बहराम शाह के पास पहुंची, तो बहराम शाह ने 40 सरदारों के ग्रुप को, समूह को आदेश दे दिया कि जाओ, इतने में दिल्ली पहुंचे, उससे पहले ही उनकी रास्ते में हत्या कर दो, और दिल्ली का सुल्तान बन जाऊंगा मैं। समय चल रहा है 1230 से 1240 का, और ये 40 सरदार अल-तुनिया को हरियाणा में घेर लेते हैं, और अल-तुनिया और रजिया दोनों की हत्या करते हैं। हिसार क्षेत्र है हरियाणा का, हाँ, और हिसार क्षेत्र में दोनों की हत्या होने से यही रजिया की आपको कब्र मिलेगी। ठीक है, जहां मरे वही कब्र। और 1240 में गद्दी पर बैठा नया सुल्तान, कौन बना? बहराम शाह। 1240 से 1242 तक रहेगा। ठीक है, दिल्ली के सरदारों के सहयोग से, अयोग्य होते हुए भी 1240 से 1242 तक इसने शासन किया। ठीक है, 1242 में जिस रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी थी रजिया ने, उसका बेटा 1242 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, से 1247
46 तक गद्दी पर रहा बच्चों, 4 वर्ष। ठीक है, इस 4 वर्ष इसके पास पश्चात एक नया व्यक्ति जो पहले केवल टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था, उसे 40 सरदारों में से एक सरदार बलबन का समर्थन मिला और बलबन के समर्थन से गद्दी पर बैठा 1246 में। कौन? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन 1240 में गद्दी पर बैठा। जिन 40 सरदारों का समर्थन था उन्हीं में से एक सरदार था बलबन। बलबन मुख्य सरदार, 40 सरदारों का प्रमुख बन के नसीरुद्दीन के शासनकाल तक में रहा। ठीक है, और 1240 से 1265 तक शासन रहा किसका? नसीरुद्दीन का। लगभग 20 वर्ष। लेकिन यह कहा जाता है कि इस शासन काल के दौरान सारा प्रभाव बलबन का ही था। नसीरुद्दीन ने कठपुतली की तरह कार्य किया। जो शासन व्यवस्था से लेने वाले निर्णय, शासन व्यवस्था को चलाने का सारा कार्यभार वो बलबन के कंधों पर था। यानी कि इन 20 वर्ष में जो प्रभाव रहा वो बलबन का ही रहा। और 1265 में गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन बलबन। 1265 से 1287 तक बलबन गद्दी पर रहा। ठीक है, अब 40 सरदारों में से एक सरदार था। बलबन ने देखा कि अगर 40 सरदारों में से मैं गद्दी पर बैठ सकता हूं तो फिर उन 40 सरदारों में से कोई अन्य सरदार भी गद्दी पर बैठ सकता है। तो इसने गद्दी पर बैठने के साथ ही एक निर्णय लिया। हाँ, बिल्कुल ठीक, 40 सरदारों का संगठन नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया से क्या तात्पर्य है बच्चों? इसने क्या करा? 40 सरदारों को अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग काम पर भेज दिया कि आप फलाने क्षेत्र में जाओ, आप फलाने क्षेत्र में जाओ, और उन 40 के लिए अलग अलग योजना बनाकर उनकी हत्या का प्रोग्राम तय कर दिया और वे 40 उन योजनाओं के तहत ही मारे गए। ठीक है, इसने एक नीति चलाई, लौह एवं रक्त की नीति। इस नीति में क्या था बच्चों? अगर कोई सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करता है तो उसे एक बार समझाया जाएगा, अगर वो नहीं समझेगा तो उसका असर गलत है। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों? इसने लौह एवं रक्त की नीति के साथ साथ सिजदा एवं पागोश की प्रथा चलाई। ये क्या होती थी? जब कोई व्यक्ति सुल्तान के सम्मुख दरबार में जाएगा तो वो घुटनों के वक्त बल बैठेगा सुल्तान के सामने और अपना सर झुकाएगा। इस बात को सिजदा कहा गया। और फिर वही जमीन पे लेट के सुल्तान के पैर चूमेगा, इसे पागोश कहा गया। ठीक है, ये मुगल काल तक चलती रहेगी। मुगल काल में शाहजहां इसका विरोध करेगा और बाद में औरंगजेब इसे पूरी तरह समाप्त कर देगा। ठीक है, इसने एक त्योहार मनाया नौरोज। ये वास्तव में फारसी नववर्ष है। ठीक है, ये लगभग मार्च में मनाया जाता है, 21 मार्च। ये आज भी मनाया जाए 21 मार्च जो है, 21 मार्च को ये फारसी नववर्ष मनाने का दिन है, नौरोज का त्योहार। इसे भी बाद में औरंगजेब समाप्त कर। ठीक है, 1265 से 1287 तक इसका शासन जो है ठीक ठाक चलता रहता है। इसकी मृत्यु के पश्चात कैमूश
एक अयोग्य शासक के रूप में गद्दे पर बैठता है और कैमूस की हत्या करके खिलजी वंश, जहां तक गुलाम वंश था बच्चों, खिलजी वंश का उदय। ठीक है, तो मान के चलो कि गुलाम वंश पूरा आपको समझ में आया, कहीं से कोई डाउट नहीं है। यहाँ से दो एक्सेप्टेड सवाल बनते हैं, वो बनेंगे आपके इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का और एक तांबे का। ठीक है, गुलाम वंश में इल्तुतमिश हुआ दूसरा नंबर का, उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी का और तांबे का। जो तांबे का सिक्का है उसे जीतल कहा गया, एक्सेप्टेड है बहुत, उसके बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे सवाल बनेगा, और जो एक्सेप्टेड सवाल थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ये मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ तक का लेक्चर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। कौन सा? हाँ, गैयासुद्दीन बलबन 40 सरदारों में से एक सरदार। तो सर एक सरदार था, तो उसी ने तो सर कहा था ना कि 40 के 40 सरदार मतलब मार दे जाओ। हाँ, बताता हूँ, उस बात को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपको यहाँ तक समझ में आया। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।